ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। और आज हम ज्ञान के एक ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक तरह से निवेश कर रहे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है। आज हम द हिंदू अखबार में छपे एक बेहद अहम विषय पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। भारत का बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा यानी कि BFSI सेक्टर। ये टॉपिक देखिए यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से बहुत ज़रूरी है ही, पर आम जानकारी के लिए भी इसे समझना ज़रूरी है। हमारा मकसद है इस सेक्टर की आज की हालत क्या है, इसमें बड़ी चुनौतियां क्या हैं और आगे क्या सुधार होने चाहिए, इनको थोड़ा समझना। कमाल की बात यह है, मैंने पढ़ा कि पिछले 2 दशकों में करीब 2005 से 2025 तक इस सेक्टर का मार्केट कैप 50 गुना बढ़ गया, 1.8 ट्रिलियन से सीधे 91 ट्रिलियन। जी बिल्कुल, ये ग्रोथ जबरदस्त रही है। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि इसमें क्या कहते हैं, कहानी के किरदार बदल रहे हैं। जैसे बैंकों का दबदबा कम हुआ है, उनकी हिस्सेदारी 85% से घटकर 57% रह गई है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है और ये दिखाता है कि सेक्टर कितना डायनेमिक है, बदल रहा है। NBFCs और फिनटेक कंपनियां वो काफी तेजी से आगे आई हैं और साथ ही ये सेक्टर काफी लचीला भी साबित हुआ है। अगर आप निफ्टी 50 की कुल कमाई देखें तो उसमें BFSI का हिस्सा वित्त वर्ष 2010 में कोई 16% था। अच्छा। और वित्त वर्ष 2024 में ये लगभग 2 गुना 33% हो गया है। 2 गुना? जी। और बैंकों और NBFCs की नेटवर्थ भी काफी मजबूत हुई है, क्रमशः 26 ट्रिलियन और 12.4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। तो ये इसकी बुनियादी ताकत को दिखाता है। ये विकास तो सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन जैसा अक्सर होता है जहां तेजी होती है वहां कुछ चुनौतियां भी तो होती हैं। द हिंदू का लेख भी कुछ ऐसी गंभीर बातों की तरफ इशारा कर रहा था ना? है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है हमारा नियामक ढांचा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अच्छा, वो कैसे? वो काफी बटा हुआ है, फ्रैगमेंटेड है। सोचिए, RBI बैंकों को देख रही है, सेबी शेयर बाजार को, IRDAI बीमा कंपनियों को। तो इससे होता है क्या कि कई बार तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेशन, वो मुश्किल हो जाता है। नियम कभी-कभी ओवरलैप कर जाते हैं। अच्छा, कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, और निगरानी में भी गैप्स रह सकते हैं। लेख में एक उदाहरण भी दिया था कि RBI चाहता था कि NSE सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट पर ध्यान दे, पर शायद NSE ने इक्विटी पर ज्यादा फोकस रखा। ओह, क्योंकि वहां शायद मुनाफा ज्यादा दिखता हो सकता है। तो ये एक दिक्कत है। दूसरी बड़ी दिक्कत है हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार। हाँ, उसके बारे में मैंने सुना है कि वो उतना विकसित नहीं है। बिल्कुल, कंपनियों के लिए बैंक लोन के अलावा पैसा जुटाने का ये एक अहम जरिया होना चाहिए, पर हमारे यहाँ ये GDP का सिर्फ मुश्किल से 18-20% है। सिर्फ 18-20%? जी, जबकि आप दक्षिण कोरिया जैसे देशों में देखें तो वहाँ ये 80% तक है। बाप रे! तो इसका असर क्या पड़ता है? सीधा असर ये है कि कंपनियों के लिए, खासकर लंबे समय के लिए अगर पैसा चाहिए तो वो जुटाना महंगा और मुश्किल रहता है, पूंजी की लागत बढ़ जाती है। फिर एक और मुद्दा है पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंसी का, खासकर ये पता लगाने में कि किसी निवेश के पीछे असली मालिक कौन है, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर या UBO। हाँ, UBO, ये काफी चर्चा में रहता है। जी, लेख बताता है कि कई निवेशक क्या करते हैं, वो चालाकी से 10% या 15% की जो कानूनी सीमा है उससे ठीक नीचे हिस्सेदारी रखते हैं, ताकि पहचान छुपानी ना पड़े। बिल्कुल, ताकि उन्हें अपनी पहचान उजागर ना करनी पड़े। और कुछ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FPIs, वो भी कई बार पूरी जानकारी देने में हिचकते हैं। तो ये तो एक तरह से सिस्टम में अंधेरा कोना बनाने जैसा हो गया, जहां जोखिम छिप सकता है। हाँ, कह सकते हैं। और इनके अलावा भी चुनौतियां हैं, जैसे बीमा की पहुंच अभी भी कम है, GDP का सिर्फ 4.2%। हाँ, ये तो काफी कम है। फिर बैंकों के फंसे हुए कर्जे, NPAs, हालांकि उनमें कमी आई है पर समस्या तो बनी हुई है। फिर शैडो बैंकिंग का मसला है, ऐसी कंपनियां जो बैंक जैसा काम तो करती हैं, उधार देती हैं, पर उन पर बैंकों जैसी सख्त निगरानी नहीं होती। अच्छा, उनसे भी जोखिम है। बिल्कुल। और आजकल सबसे बड़ी चिंता है साइबर सुरक्षा की। जैसे जैसे सब कुछ डिजिटल हो रहा है। हाँ, वो तो है। लेख में आंकड़ा था कि 2024 में ही वित्तीय क्षेत्र पर 1.35 लाख से ज्यादा फिशिंग अटैक हुए। 1,35,000, ये तो बहुत ज्यादा है। जी, तो ये सब बड़ी चिंताएं हैं। वाकई, ये तो काफी सारे मोर्चों पर चुनौतियां दिख रही हैं।
तो इनसे निपटने के लिए द इंदू के विश्लेषण में क्या रास्ते, क्या सुधार सुझाए गए? कई अहम सुधारों की बात की गई है। सबसे पहला तो यही कि कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को गहरा और ज्यादा एक्टिव बनाने की जरूरत है, ताकि कंपनियां आसानी से पैसा जुटा सकें। बिल्कुल। और निवेश में पारदर्शिता लाने के लिए केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर हाँ। और यूबीओ नियमों को और सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है। ये जरूरी है। दूसरे, ये जो शैडो बैंकिंग वाली बात है उस पर बेहतर नजर रखने की जरूरत है। और एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है कि सभी नियामकों आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए जो पेंशन को देखता है, इनके बीच बेहतर तालमेल हो। मतलब एक तरह का एकीकृत ढांचा। हाँ, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल रेगुलेशन की बात की गई है, ताकि नियमों में दोहराव न हो और कोई जोखिम अनदेखा न रह जाए। अच्छा। और एनपीएस के लिए जो हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी है, उसे और कारगर और तेज बनाने की जरूरत है। प्रक्रिया थोड़ी लंबी खिंच जाती है कई बार। हाँ, ये सुनने में आता है। बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए भी सुझाव हैं, जैसे माइक्रो इंश्योरेंस को बढ़ावा देना और शायद मध्यम आय वर्ग के लिए कुछ टैक्स छूट वगैरह पर विचार करना। और आखिर में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, डिजिटल बदलाव को अपनाना तो है ही, साथ में एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों से साइबर सुरक्षा को मजबूत करना। जैसे आरबीआई की वो पहल mulehunter.ci। जी बिल्कुल, mulehunter.ci ये इसी का एक अच्छा उदाहरण है। ये एआई का इस्तेमाल करके संदिग्ध मनी म्यूल खातों की पहचान करती है, जो अवैध पैसे को इधर-उधर करने में इस्तेमाल होते हैं। तो कुल मिलाकर साफ है कि भारत का ये बीएफएसआई सेक्टर अर्थव्यवस्था के इंजन की तरह है, बेहद अहम है, लेकिन इसे स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए ये जो चुनौतियां हैं, खासकर रेगुलेशन, पारदर्शिता, एनपीएस वाली, इन पर लगातार काम करना बहुत जरूरी है। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए इन मुद्दों की बारीकियों को समझना न सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के लिए, खासकर जीएस पेपर 3 के लिहाज से जरूरी है, बल्कि भारत की पूरी आर्थिक रणनीति और नीतिगत दिशा को समझने में भी मदद करता है। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो अगर द हिंदू पर आधारित ये चर्चा सुनने वालों को उपयोगी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और जाते जाते एक सवाल हम सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो सुधारों की रफ्तार है, क्या ये भारत को वैश्विक वित्तीय उठापटक और साइबर सुरक्षा जैसे जो नए जोखिम आ रहे हैं उनसे बचाने के लिए काफ़ी है, या हमें और तेज़ और शायद ज़्यादा बड़े क्रांतिकारी बदलावों की ज़रूरत है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।